तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। हम लोगों ने 2 यूनिट कवर कर ली थी, तो अब हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे। यूनिट 3 में हमारे पास 3 चैप्टर दिए गए हैं। एक दिया है शैक्षिक अवसरों की समानता, फिर दिया है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की राह में बाधक तत्व, और तीसरा चैप्टर दिया है विद्यालय को समाज से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका। तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर जो अपना है शैक्षिक अवसरों की समानता, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो यूनिट 1 और 2 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के सीरीज़ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सारे के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी यूनिट से वो कितना भी पेपर बना के दे सकते हैं। तो हो सकता है किसी एक यूनिट से ही सारा पेपर आ जाए, तो आप लोगों को सारी की सारी यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप लोग कर सकते कि आपने 2-3 यूनिट पढ़ ली और आपको फिक्स हो गया कि इस यूनिट से भी इतने क्वेश्चन, इस यूनिट से भी इतने क्वेश्चन और इस यूनिट से भी इतने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 12 यानी यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर शैक्षिक अवसरों की समानता शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि लिखा है शैक्षिक अवसरों की समानता यानी शिक्षा में समानता, यानी शिक्षा में समानता का प्रत्यय कोई नया नहीं है। कैसे कैसे धीरे धीरे मतलब समानता के बारे में बात आई, उसके बारे में बात करेंगे। भारत में बौद्धकाल से लेकर बौद्धकाल तक की शिक्षा में समानता का पूर्व प्रचलन था। मतलब जो बौद्धकाल उससे पहले की शिक्षा जो थी उसमें समानता का प्रचलन था। गुरुगृहों, आश्रमों, संघों, विहारों तथा मठों में सभी वर्ग, वर्ण तथा जातियों के बालक अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर प्रमुख रूप से एक गुरु से एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन फिर जैसे ही बौद्ध काल की बीता, बौद्ध काल के उपरांत जनजातीय प्रथा जिस तरीके से लोगों में लागू हुई और धीरे धीरे क्या होने लगा, जनजातीय प्रथा लागू हुई, मुगलों का आक्रमण हो गया। और तभी से, जब से मुगलों का आक्रमण हुआ, तभी से शिक्षा के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब शिक्षा केवल उच्च जाति वाले लोगों तक सीमित रह गई थी, जो पंडित ब्राह्मण हुआ करते थे। अछूत तथा शूद्र महिलाओं के लिए भी प्रकार से शिक्षा के द्वार बंद हो गए थे। तो धीरे धीरे करके जितने भी जो लोग थे उनमें जाति प्रथा, भेदभाव की भावना आ गई थी और उनमें शिक्षा बंद हो गई। फिर धीरे धीरे किस तरीके क्यों हम लोग आज समानता की बात कर रहे हैं, इसके बारे में पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी शासन आते आते ये स्थिति और खराब हो गई। अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा केवल उच्च तथा धनी वर्ग के लिए थी। अब शिक्षा का अधिकार केवल संपन्न व्यक्तियों के बालकों तक ही सीमित हो गया था। जो गरीब वर्ग का बालिक था वो केवल अंग्रेजों को टैक्स ही देता रहता था, तो इस वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैटर इतना लिख लिया। आप लोग कह रहे थे कैसे आएगा, जो चैप्टर का नाम है उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो था वो लागू हुआ था। अब इस संविधान में जो हुआ था, 2 अनुच्छेद उस समय लागू हुए थे। जब संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल 45 में ये बात थी जो लिखी है, लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और अब क्या है, अब इस आर्टिकल में संशोधन कर दिया गया है और ये आर्टिकल 45 से हट करके अब ये आर्टिकल 21A में चला गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के हिसाब से। ठीक है, और इसी के साथ में 45 के साथ में और कौन सा आर्टिकल लागू हुआ था, 29, जहाँ पर लिखा था राज्य द्वारा पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त। मतलब राज्य जो है वो जिसको धन देता है और जिसे आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है, किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी बालक को उसके धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि राज्य जिसमें निधि लगा रहा है वो तो सभी के लिए हुआ ना, उस राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। तो कोई अगर ये कहे कि नहीं, राज्य इसमें धन लगा रहा है लेकिन फिर भी वो उसे जाति धर्म के आधार पर उसे प्रवेश ना दे, तो ऐसा जो है वो नहीं किया जाएगा। हमारे देश में सबसे पहला इस बात पर विचार कि शैक्षिक अवसरों की समानता मिले, इस पर विचार कोठारी आयोग ने, जो कि 1964-66 में गठित हुआ था, इस पर इन्होंने सबसे पहले बात की थी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की जाए। ठीक है, और किसी भी वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में आने वाली असुविधा को दूर किया जाए। तो याद रखिएगा कि कोठारी आयोग ने सबसे पहले शैक्षिक अवसरों के समानता के बारे में बात
की थी। तो अब हम लोग बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की विशेषताएं। तो देखिए इसमें 4 मेन विशेषताएं आती हैं जो मेन आप लोगों को देखनी है। सबसे पहला आता है शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा मौलिक अधिकार है तो यहीं से पता चल जाता है फंडामेंटल राइट जो होता है वो सभी के लिए होता है और कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है। तो यानी जैसे ही इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया तो शैक्षिक अवसरों की समानता हो गई, मतलब प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के लिए ये शिक्षा जो हो गई वो अनिवार्य हो गई। फिर लिखा है प्रजातंत्र की सफलता। तो देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता जिस जगह पर होगी, अगर मान लीजिए सभी को समान मिल रहा है, वहीं पर तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। अगर आप लोग मतलब लोगों को स्वतंत्रता ही नहीं है, लोगों को शिक्षा प्राप्त करने तक की वो नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग प्रजातंत्र की सफलता कैसे दिखाएंगे। जहाँ पर लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता मिलेगी उसी जगह पर ये चीज़ दिखाई जाती है कि हाँ यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ने वर्क किया है। राष्ट्र का विकास, कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब वहाँ के लोग विकास करेंगे और लोगों के विकास के लिए उनका शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत हमें हर एक प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उन्हें क्या कहते हैं पढ़ने के समान अवसर दिया जाए जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। बालक का सर्वांगीण विकास। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं उसके अंतर्गत भी देखिए मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। एनसीएफ जो है वो भी ऑल ओवर डेवलपमेंट पे बात करता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या विशेषताएं हैं, संक्षेप में लिखिए, तो आप लोगों को यही सारी चीज़ें उसमें लिख देनी होगी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो पिछला तो हम आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से बौद्ध काल के बाद में शिक्षा जो थी वो कलुषित होती गई, स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्थित हो गई और अंग्रेजी शासन में केवल संपन्न लोगों की शिक्षा हुई। अब हम लोग बात आएंगे शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे कैसे धीरे धीरे वहाँ पर मतलब शिक्षा में सुधार आया। जो पिछला था वो आप लोग जान ही चुके हैं कि क्या कारण था। फिर देखिए क्या हुआ 1870 के तकरीबन जब इंग्लैंड में अनिवार्य से प्राथमिक शिक्षा एक्ट पारित हुआ जिससे इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। इसको देखते हुए 1910 में 1870 में वहाँ हुआ, उसके 40 साल बाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार भारतीय शिक्षा की इस असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। बाद में क्या हुआ था, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो महात्मा गांधी ने भी क्या किया था, बुनियादी शिक्षा के बारे में अपना विचार व्यक्त किए थे और प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना कंपलसरी बताया था। तो देखिए उस समय का आर्टिकल 45 है, ये प्रेजेंट का आर्टिकल 45 नहीं है। तो उस समय के आर्टिकल 45 में भी फिर ये बात लाई गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा यानी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरीके से किस तरीके से पहले मतलब सही समाज था, किस तरीके से बिगड़ा, किस तरीके से उसके लिए एक्ट बने, किस आयोग ने उसके ऊपर मतलब कोठारी आयोग ने सबसे पहले अनुशंसा की, किसने पहले आवाज़ उठाई। तो देखिए सिस्टमेटिक रूप से इसमें जो है वो मैंने लिख दिया है और ये लिखा था यह प्राइमरी शिक्षा की तरफ उठाए जाने वाला जरूरी कदम था। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि जो ये आवश्यकता बताई थी ये क्यों है, अब इसके तर्क देंगे। शैक्षिक अवसरों में समानता की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सभी को सभी चीज़ों के लिए अनिवार्यता होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, समाज, आर्थिक स्थिति के आधार पर जो विषमता रखेंगे और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा तो भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता है। सामाजिक न्याय की मांग की बात करता है कि साधन विहीन बच्चा किसी सुविधा से विहीन ना रहे। ठीक है, जिसके पास साधन के सीमित अवसर है उसे और अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए, यही सामाजिक न्याय है और इसी की मांग जो है हर एक बच्चा रखता है। फिर देखिए लिखा है शिक्षा में समानता समाजवादी समाज का आधार होता है। अगर हम अपने आप को समाजवादी कहते हैं तो इसका मतलब हमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा में समानता देनी चाहिए। उसके लिए ऐसे समाज की स्थापना की जानी चाहिए, लोगों को ऐसी मेंटेलिटी बनाई जानी चाहिए जिसमें समानता हो, अर्थात शिक्षा पाने का हक सभी को हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो।
फिर देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता के लिए और क्या किया जाना चाहिए। शिक्षा में अवसर की समानता राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने हेतु किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि शिक्षा में एक ऐसी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत करने वाली ऐसी चीज़ें आ जानी चाहिए जो कि क्या हो कि जब मतलब बच्चों को पढ़ाई जाए तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके, और जिससे जब उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो जाएगा तो वो समस्त समाज को अपना ही घर मानेंगे और समाज में एकता लाई जा सकती है इसकी मदद से। और साथ ही साथ में अच्छी शिक्षा पर हक केवल उनका नहीं हो जो इसकी कीमत चुकाते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि पैसे के बदले ही शिक्षा का महत्व रह जाए, कि जो पैसा चुकाएगा केवल वही शिक्षा पाएगा, बल्कि जो गरीब है या अमीर कोई भी हो सबके लिए शिक्षा पाने का हक हो। मतलब एक तरीके से कह दीजिए आर्थिक स्थिति पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता हो तीव्र सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। अगर कोई समाज विकासशील होना चाहता है, विकसित होना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता मिलना बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी शैक्षिक अवसरों की समानता देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है अपितु इसका विस्तार करती है। ठीक है, संक्षेप में कहा जाए तो एक व्यक्ति लोकतंत्र का आधार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान कर जाने चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता, रुचि तथा ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। देखिए ये जो चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी पूरी बुक में, तो हो सकता है इसको करने के लिए पूरे 3 वीडियो आप लोगों के लिए लग जाए। तो मैं आप लोगों के लिए यूनिट 3 जो है वो आज ही पूरी अपलोड कर देता हूँ। यूनिट 4 आप लोगों को कल मिल जाएगी। इसके बाद में हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और इसके बाद में फिलोसफिकल और इंक्लूसिव के बारे में भी बना देंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन।